नमस्कार। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त का मुद्दा गर्म है कि लॉकडाउन 4 में मजदूरों की घर वापसी कैसे होगी। देखिए, लॉकडाउन 4 में भले ही कई तरह की रियायतें दी जा रही हूं, लेकिन एक वर्ग जिसके लिए फिलहाल सबसे ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं वो है मजदूर वर्ग। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर इन मजदूरों की गांव वापसी कैसे होगी। ये मुद्दा इसीलिए गर्म हो गया है क्योंकि दिल्ली से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक हर राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मजदूरों को उनके गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। ये सवाल इसीलिए बड़ा होता जा रहा है कि सरकारें मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेनें और बसें चला रही हैं, लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मजदूर बेहाल हैं। और मुद्दा वही का वही है कि लॉकडाउन 4 में कैसे होगी मजदूरों की वापसी। हमारे साथ आज की इस खबर पर अहम मेहमान है, लेकिन उससे पहले दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर, अहमदाबाद, मुंबई और अंबाला, ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं और हर तरफ मजदूर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में हम आपको बता दें कि मजदूरों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। और उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इन मजदूरों को पुलिस गाड़ी में, पुलिस जीप में बिठाकर ले जा रही है। हमारे साथ आज की इस खबर पर बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री हैं, कांग्रेस पार्टी से अंशुल अभिजीत हैं, अहमदाबाद से हमारे संवाददाता जनक दवे हैं, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर से दीपक बिष्ट हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जनक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अहमदाबाद की तस्वीरें क्या कहती हैं? आखिर मजदूरों को इतना गुस्सा क्यों आ गया कि उन्होंने पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी? यहाँ देखिए, लॉकडाउन को लेकर थोड़ा असमंजस उनके जहन में भी था। दरअसल 3-4 चीजें सामने आ रही है, अभी वर्जन सामने आ रहे हैं, जो पुलिस भी इस बात की पुष्टि कर रही है कि सबसे पहले तो जो लोग जाना चाहते थे झारखंड और बिहार के बीच में के जो मजदूर हैं, उसको लेकर थोड़ा बीच में बवाल हुआ था। जो झारखंड का एक यहाँ उनका जो मजदूरों का मुखिया है, उसने सबके पैसे लिए थे और ट्रेन के साथ पहुंचाना था, लेकिन ट्रेन कुछ रद्द हुई। उसके बाद मजदूरों ने हंगामा किया और आमने सामने पहले झड़प हुई और उसके बाद वो सड़कों पर आ गए। मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। नया बिल्कुल ये अहमदाबाद का IIM अहमदाबाद का जो मेरी दाई और आप देख रहे हैं, वो ये इसी सड़क से मजदूर आए थे और यहीं पर पथराव शुरू हो गया था और पुलिस ने फिर उनको खदेड़ा। पीछे जो पुलिस भी निशाने पर रही और पुलिस पर सीधा फिर हमला किया गया। तो कुल मिलाकर 3 से 4 बातें सामने आ रही है। बिहार के मजदूर हैं, वो जाना चाहते थे, उनकी ट्रेन आज रवाना होनी है, कल भी ट्रेन रवानी है, तो वो लोग अपने हिसाब से तैयारी कर रहे थे। जबकि झारखंड के मजदूरों में नाराजगी थी कि उनकी ट्रेन नहीं जा रही, तो उनके ग्रुप में भी बवाल हुआ। तो पुलिस अब सभी बातों को जांच परख कर रही है। अभी 80 से 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, और सबसे अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है। नया जी, तो जनक हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से 80 से 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये लोग नाराज थे क्योंकि इन्हें अपने घर जाना है। और अगर झारखंड के मजदूरों की बात करें तो उन्हें नाराजगी इस बात की थी कि उनके लिए ट्रेनें नहीं चल रही हैं। विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ हैं। शास्त्री जी, सवाल यहाँ पर यह है कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से उसमें ढील दी जा रही है ताकि जो आम जनजीवन है वो धीरे धीरे पटरी पर आए। पर इन मजदूरों का क्या होगा सर? ये मजदूर कब सकुशल अपने घर पहुंच पाएंगे? देखिए नेहा जी, ये तो वास्तव में दुर्भाग्य की बात है और जिस तरह से मजदूरों की दुर्दशा सड़कों पर दिखाई दे रही है, ये निसंदेह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कल्पना से बाहर है। पर हकीकत इसके पीछे ये भी है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने या अन्य राज्यों ने अपने मजदूरों को बुलाने के लिए व्यवस्थाएं की और उनको बुलाया भी, बड़ी संख्या में यहाँ मजदूर आए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे झारखंड अभी जो आपने दिखलाया है, वो झारखंड के लोगों की है। झारखंड की सरकार अगर उनको बुलाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं कर रही है और वो दूसरे प्रदेशों में अगर पड़े हुए हैं और जिद कर रहे हैं कि हम झारखंड जाना चाहते हैं और वहां की सरकार उनको लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे बंगाल के लोग हैं, बंगाल के लोग बड़ी संख्या में इधर उधर सड़कों पर भटक रहे हैं, वो बंगाल जाना चाहते हैं पर बंगाल की सरकार उनको लेने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे में जो राज्यों की भूमिका है, ठीक है शास्त्री साहब, देखिए अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो यहाँ से एक और सवाल खड़ा होता है। ठीक है, कोई राज्य उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, शायद इसीलिए जो मजदूर हैं ये दूसरे राज्यों में नहीं जा पा रहे। लेकिन जब ये मजदूर गुस्से में हैं
तो उसके बाद इनसे किस तरह का सुलूक हो रहा है शास्त्री जी, वो भी तो देखिए। उनको घसीट कर, कहीं पर डंडे मारकर जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है। अब इसका जवाब कौन देगा? नहीं, बिल्कुल नेहा जी, ये बहुत अशोभनीय है और इसका जवाब पुलिस को देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अनियंत्रित हो रहे हैं लोग, यह भी प्रश्न उठता है। देखिए, एक व्यक्ति अगर अपने घर जाना चाहता है और उसको रास्ते में ही रोक दिया जाए और उसके जहां वो जाना उसके घर वाले लेने के लिए नहीं तैयार हो, तो ऐसे में एक अजीबोगरीब समस्या सामने आ रही है। परंतु इसका भी समाधान मेरे साथ अंशुल अभिजीत भी हैं कांग्रेस पार्टी से। अंशुल जी, आपको क्या लगता है, अब तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के इस चौथे चरण में राज्यों को ज्यादा ताकतें दे दी हैं, लेकिन फिर भी मजदूरों की स्थिति दयनीय बनी हुई है और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन मजदूरों की गांव वापसी कैसे होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जो पीड़ा और बेबसी की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं हमें, ये एक और बात दर्शाती हैं कि राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार बिल्कुल दिशाहीन है, बिल्कुल बेरहम है और बिल्कुल संवेदनहीन है। देखिए, ये ऐसा बात आती ही नहीं, इतनी पीड़ा देखने को मिलती नहीं अगर पहले केंद्र सरकार ये फैसला कर देती, अगर लॉकडाउन में तैयारी कर लेती, बंदोबस्त कर देती कि जो ये हमारे प्रवासी श्रमिक है। देखिए, बात तो कहने दीजिए शास्त्री जी, मैंने आपकी भी बात सुनी, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर लॉकडाउन में केंद्र सरकार ये फैसला कर लेती, अगर लॉकडाउन में केंद्र सरकार ये बंदोबस्त, नहीं, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं और राज्य सरकार की भी बात कर रहा हूं। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो एक राज्य से एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना चाहते हैं, उनको सीमाओं पे रोका जा रहा है। देखिए, आप ट्वीट्स तो देखिए, उनको रोका जा रहा है। राज्य सरकार, अगर ये तालमेल नहीं बनेगा राज्य सरकारों में और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में तालमेल नहीं बनेगा। देखिए, चौथे चरण का फैसला हुआ, ऐलान हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अगर ये बात आप पहले कह देते कि चौथे चरण में कौन सी छूट होगी, तो ये गाड़ियों की लंबी कतार नहीं देखने मिलती और इतने दिन से जो हम ये बेबसी के चित्र देख रहे हैं। सुनकर शास्त्री जी, इस पर आपका जवाब। अंशुल अभिजीत कह रहे हैं कि आपको अगर ताकतें राज्य सरकारों को ही देनी थी तो कल शाम तक जो गाइडलाइंस फाइनल हुई वो 3-4 दिन पहले अगर फाइनल हो जाती तो राज्यों के पास मौका होता तैयारी करने का। फिर शायद ये जो प्रवासी मजदूर हैं इन्हें भी इतनी परेशानी नहीं होती और अलग अलग जगहों पर जो आज लंबा जाम लग रहा है उस स्थिति से भी शायद निपट सकते राज्य, अगर उनको केंद्र की तरफ से वक्त दिया जाता। नेहा जी, मेरे ख्याल से आपने कांग्रेस के प्रवक्ता शायद ये जान नहीं रहे हैं या जानबूझ करके अज्ञान बन रहे हैं कि जो राज्यों के से सुझाव मांगे गए थे वो 15 तारीख के शाम तक मांगे गए थे, लेकिन सुझाव 16 तारीख तक मिला था। और खुद आपने देखा होगा कि केजरीवाल किस तरह से मीडिया में आकर के बड़ी संख्या में सुझाव मांग रहे थे, उनको 5 लाख सुझाव भी मिल गया था। तो ऐसे में ये सुझावों को वो सेग्रीगेट करके उसको छांट करके कौन कौन सुझाव वो केंद्र सरकार को दिए होंगे, ऐसे ही तमाम सभी राज्यों की स्थिति रही है। तो पहले हो जाना बाद में हो जाना अब सवाल ही नहीं है। ऑलरेडी लॉकडाउन तो था ही, लॉकडाउन में परिवर्तन हुआ है, सबको पता था, सारे राज्यों को की तरफ से ये डिमांड हो रही थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे में अगर इस प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं तो एक तरह से ये अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। सच्चाई से मेरा पूरा फोकस जो है वो इस बात पर है कि आखिर ये जो मजदूर हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और इसीलिए हम चलते हैं दीपक बिष्ट के पास, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ अहमदाबाद से आ रही है ऐसा नहीं है। मजदूरों की जो त्रासदी है, जो उनकी पीड़ा है, वो देश के अलग अलग कोनों से सामने आ रही है। दीपक हमारे साथ हैं। दीपक, इस वक्त आप कहाँ हैं और अपने आसपास की जो स्थिति है जरा वो हमें बताएं। नेहा, इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर के पास हूँ और इस फ्लाईओवर पर मैं सुबह भी 9 बजे आपको जानकारी दे रहा था, अपने दर्शकों को हम बता रहे थे, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ये प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार जाना चाहते हैं, यूपी जाना चाहते हैं, अलग अलग हिस्सों से ये लोग आए हैं और इसमें अधिकतर लोग दिल्ली के हैं। आप यही देख सकते हैं, ये एक नौजवान है यहाँ पर, ये विकलांग है जरूर, लेकिन ये भी यहाँ से छोड़कर वापस जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त?
कानपुर आ रहे हैं सर, कानपुर देहात। लेकिन आप पैदल कहाँ से आए हैं ऐसे? हम संगम बिहार से पैदल आए सर। क्यों जाना चाहते हैं छोड़ कर? सर यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या क्या कहें। सरकार की तरफ से तो राशन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन क्या अरे सर किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो अभी आपको कोई इंतजाम बताया गया है यहाँ पर? और लोगों ने काफी देर से खड़े हैं। नहीं, हमको इंतजाम अभी नहीं हुआ कुछ। नेहा, देखिए ये परिस्थिति है, क्योंकि ये विकलांग है। आप बैठ जाइए भाई साहब। तो इनकी ये कंडीशन जो है, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही प्रवासी मजदूर देखिए, दूर से छोटे छोटे बच्चे हैं जो सुबह से भूखे प्यासे हैं। यहाँ पर कोई सरकारी इंतजाम हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो कुछ लोग स्थानीय हैं वो जरूर यहाँ पर बिस्किट और पानी बांटते हुए जरूर नजर आए थे। लेकिन इन लोगों की व्यवस्था कैसे होगी, अभी तक इनके पास कोई बताने के लिए नहीं आया है। फिलहाल नोएडा अधिकारी, जो पुलिस के 2 अधिकारी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, और उनका ये कहना था कि हम ये देख रहे हैं कि कितने लोग कहाँ के हैं। उसके बाद वो लोग यहाँ से निकल गए। अब ये सभी इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें कौन यहाँ से इनके घर तक लेकर जाएगा। जी बिल्कुल। विजय सोनकर शास्त्री जी, देखिए दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर से हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट दिखाई। अब इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि एक उस विकलांग शख्स को आपने देखा, संगम विहार से जाने वो किस तरह से बैसाखी के सहारे वहां पहुंचा बॉर्डर तक। अब उसको जाना है कानपुर देहात, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे कई लोग, छोटे छोटे बच्चे वहां फ्लाईओवर के नीचे यूं ही पड़े हुए हैं। इनकी सुध कौन लेगा सर? क्योंकि दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार तो ऐसा लग रहा है कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर बात ही नहीं कर रही है आपस में। नहीं, ऐसी बात नहीं है नेहा जी, बातें हो रही हैं, तमाम चीजें हैं। पर अभी आपने सुना होगा, मुझको भी बड़ा दयनीय लगा, मुझे भी बड़ा दुख हुआ एक दिव्यांग व्यक्ति को इस प्रकार की बातें कहते हुए। लेकिन आपने सुना होगा कि उसने कहा कि दिल्ली में हमको खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुझको अपने घर जाना पड़ रहा है। अगर उसको व्यवस्था कर दी गई होती तो शायद वो नहीं गया होता। परंतु मैं इस बात पर भी सहमत हूँ कि वो लोग वहां गए हैं और वहां पुलिस ऑफिसर आकर के उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, वो गए हैं। अब वो लोग व्यवस्था करेंगे, व्यवस्थाएं हो रही है। सभी जिलों को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, खासतौर से भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं, कि जिले के जिलाधिकारियों का ये दायित्व है, और अगर इसमें कोई कोताही करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन के लिए शास्त्री साहब, आप जानते हैं कि सीधे ऊपर से निर्देश आया है कि जो भी मजदूर, जो भी प्रवासी मजदूर राज्य के बाहर से राज्य की सीमा के भीतर दाखिल होना चाहते हैं, उन्हें फिलहाल दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ऐसे में कई सैकड़ों की तादाद में ऐसे मजदूर हैं, हजारों की तादाद में, जो बॉर्डर वाले इलाकों पर यूं ही पड़े हुए हैं। तो इनका समाधान कैसे होगा? क्योंकि ये तो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के नियम कानून है उसके चक्कर में इन्हें राज्य के अंदर प्रवेश ही नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए नेहा जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो देश के जिस भूभाग पर होंगे वो किसी जिले में होगा, और उस जिले के जिलाधिकारी को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो उनको मुफ्त में खाना, पानी और रहने की व्यवस्था करे। अगर उनमें कोई बीमार है तो उसके बीमारी के इलाज की भी व्यवस्था करे। तो ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन ये अलग की बात है कि तालमेल की कमी तो जरूर हो जा रही है एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश के लोगों से। और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो जानबूझ करके या तो अपने यहाँ से निकालना चाहते हैं, या कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो अपने यहाँ लेना नहीं चाहते अपने नागरिकों को। तो ये एक समस्या है। अंशुल, आपको क्या लगता है कि ये जो फंसे हुए मजदूर हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? विजय सोनकर शास्त्री कह रहे हैं कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं, कुछ सरकारें ऐसी हैं जो अपने मजदूरों को लेना नहीं चाहती हैं। अब ये समझ से परे कि इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं शास्त्री जी की एक बात पे कहना चाहता हूँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए मैं एक बात, जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री थे, बघेल साहब थे, अशोक गहलोत थे, अमरिंदर सिंह थे, जो चर्चा हुई थी प्रधानमंत्री के साथ, वो कह के थक गए थे कि भाई हमें अधिकार दीजिए, हमें अधिकार दीजिए, हमारा यह दायित्व होना चाहिए, हमें फैसला करने का मौका दीजिए कि हमारे कोष खाली हैं, हम फैसला नहीं ले सकते। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं था, बंदोबस्त नहीं कर पाए। ये सरकार की बेरहमी का नतीजा है। और कुछ दिन पहले आपने प्रधानमंत्री का तो भाषण सुना था, बस लंबी चौड़ी बातें नहीं थी, भारत के इतिहास को याद किया था
कितनी महान संस्कृति है, सोने की चिड़िया अंशुल जी, मेरा वगैरह सवाल कुछ और है सर। मेरा सवाल ये है कि बाकी मुद्दों पर भले ही केंद्र और राज्य के बीच टकरार हो, लेकिन इन मजदूरों का क्या दोष है? ये जिस भी इलाके में है, जिस भी राज्य में है, क्या इनकी मदद और सुध वहां के अधिकारी और वहां के प्रशासन को नहीं करनी चाहिए, चाहे उस राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा में एक मोबाइल कंपनी के 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उस कंपनी में काम बंद कर दिया गया है। कंपनी ने बताया कि सभी तरह के ऑपरेशन फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। 8 मई को ही इस मोबाइल कंपनी ने दोबारा काम करना शुरू किया था। कंपनी के 3000 से ज्यादा कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। इनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, पूरा मामला जरा बताइए। 8 मई को ही ये कंपनी शुरू होती है फिर से, और उसके कुछ दिनों बाद ही 6 कर्मचारी पॉजिटिव पाए जाते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में जो शासन द्वारा आदेश हुआ था कि जो जितनी भी मोबाइल कंपनी है उनको फंक्शनल किया जाए, उसी को चलते ओप्पो कंपनी में भी प्राधिकरण में अनुमति मांगी थी। प्राधिकरण ने अनुमति दे दी थी, तो 8 मई से कंपनी को पूर्ण रूप से दोबारा फंक्शन किया गया, जिसके चलते लगभग 3000 कर्मचारी कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। तो कल 6 कर्मचारी की जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उसके बाद पूरी कंपनी को सील कर दिया गया। जितने भी प्रोडक्शन थे वो बंद कर दिए गए। वहीं 3000 जो कर्मचारी है उनकी जो कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही और फिर आगे कंपनी के लिए निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी प्राधिकरण ने जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत जितनी प्राधिकरण को दिशा निर्देश देने थे, उसके लिए जब कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ प्राधिकरण के अधिकारियों की मीटिंग चल रही है और पूरी कंपनी को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए। तो अमित हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ग्रेटर नोएडा में मोबाइल बनाने वाली जो कंपनी है, 6 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पाने के बाद उस कंपनी को फिलहाल बंद करना पड़ा है। अंशुल, अभिजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी और एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। देखिए, आपको नहीं लगता कि इस वक्त पूरे देश के लिए एक संकट की स्थिति है, और कहाँ किस पार्टी की सरकार है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि एक दोधारी तलवार है। आपको एक तरफ अर्थव्यवस्था को भी फिर से गति देनी है, और दूसरी तरफ आपको ये कोशिश करनी है कि इस महामारी का संक्रमण ना फैले। और फिलहाल जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में ऐसा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। और हम जितनी भी डिबेट्स में देखते हैं सर, हमें कहीं ना कहीं सियासत होती हुई दिखती है। कांग्रेस, बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, तो फिर समस्या का समाधान कैसे निकलेगा अंशुल जी? नेहा जी, तुच्छ राजनीति हम नहीं, बीजेपी कर रही है। कांग्रेस कार्यकारिणी पहले ही फैसला कर दिया था कि हम सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। आपदा का वक्त है, संकट का काल है, विरोध में नहीं जाएंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। हम राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि स्टेट टू स्टेट कोऑर्डिनेशन बढ़े, और केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार में जो कोऑर्डिनेशन है और जो तालमेल है वो और बढ़े। ये हमेशा हमारी मांग थी। और चौथे चरण में बहुत सारी छूट दिखाई गई है, और लेकिन हम चाहते थे कि अगर आपको चौथे चरण में कुछ फैसले करने हैं, ऐलान करने हैं, कुछ दिन पहले होते। राज्य सरकार को आप पहले कॉन्फिडेंस में लेते और उनको बताते कि ये होने वाला है, ताकि वो तैयारी कर सकते थे। एक राज्य सरकार की बात नहीं है, आप कह रही हैं कि एक राज्य सरकार की बात नहीं है, सब राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूं। और एक बात और, सुझाव के रूप में हम कह रहे हैं, अमरिंदर सिंह जी ने ये कहा था कि वो सब मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने ही बात करके ये फैसला किया कि भाई कहां पर ट्रेन जा सकती है, कैसे बस जा सकती है, स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कैसे हो सकता है, और ये जो प्रवासी जो मजदूर हैं वो वापस अपने घर जा सकते हैं, अपने परिवार के पास। इस संकट के काल में बहुत परेशान है, और दृश्य तो हम देख ही रहे हैं। हम ये दृश्य नहीं देखना चाहते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कल के दिन में ये दृश्य हमें नहीं देखने चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बात यही है ना कि हमारे शर्माने से या हमारे दुखी होने से इन प्रवासी मजदूरों का भला नहीं होगा। कब से हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, और सोनका शास्त्री जी, लॉकडाउन 2 में इसकी चर्चा हुई, लॉकडाउन 3 में इसकी और ज्यादा चर्चा हुई, लॉकडाउन 4 के पहले ही दिन हमें ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो इसका कोई तो समाधान होगा ना। या केंद्र सरकार कहेगी कि अब हमने राज्यों को दे दिया है, राज्य कहेंगे ये मेरे राज्य का मजदूर है, वो मेरे राज्य का मजदूर नहीं है। मजदूर तो देश का है ना शास्त्री जी, अब उस पर राज्य का ठप्पा लगा करके हम कितना परेशान करेंगे उसे? देखिए नेहा जी, निसंदेह हमारे जो श्रमिक हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये हमारे देश की धरोहर हैं, रीढ़ की हड्डी है, और आर्थिक व्यवस्था इन्हीं के ऊपर अवलंबित भी है। लेकिन
आप देख रहे हैं कि किस तरह की बातें हो रही हैं। दुनिया भर में कोरोना की समस्या है और दुनिया भर के देशों का हालत ये है कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर के कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां सत्ता के साथ विपक्ष लड़ रहा है, कोरोना के साथ विपक्ष नहीं लड़ रहा है। देख रहे हैं किस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की बात कर रहे हैं। अरे जहां एक भी निर्णय ऐसा नहीं लिया जा रहा है जो राज्यों के कंसेंट से लिया जा रहा है, वहां के मुख्यमंत्री मैं उम्मीद से कर रही पूछ थी करके लिया कि जा रहा है, आप कुछ जिसके तो और बाद इस कहेंगे प्रकार की मजदूरों के भाषा बारे में। बोली जा रही है। आपने सिर्फ इतना कहा कि वो रीढ़ की हड्डी है, वो तो सबको पता है, लेकिन अब मजदूर इस बात पर डाउट कर रहा है, उसे शक हो रहा है कि इस देश का वो नागरिक है भी या नहीं है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा शास्त्री जी, मैं आपको मुंबई लेकर चलती हूँ। मुंबई में आपको लेकर चल रही हूँ सर। मुंबई से हमारे संवाददाता आशीष सिंह हमारे साथ हैं, और वो मजदूर जो हमारे आपके लिए खून और पसीना एक करता है, उसकी क्या हालत है अब आशीष ही हमको बताएंगे। जी आशीष। नेहा, सबसे पहले देख लें कि जैसे ही भगदड़ मच जाती है, जैसे ही एक बुलावा आता है इन मजदूरों के लिए कि अंदर जाना है, वैसे ही भगदड़ मच जाती है। हर कोई जो है यहाँ पर टूट पड़ता है कि उसका नंबर आ जाए। कल देर रात से ये लोग सभी लोग खड़े हैं और इसके बाद अब कवायद है कि बस मिल जाए ताकि महाराष्ट्र बॉर्डर तक कम से कम पहुंच जाए। अच्छा, कहाँ से कब से इंतजार कर रहे हो? 3 बजे भोर से सर। 3 बजे भोर से। और कहाँ जाना है? बिहार जाना है। और क्या बताया गया अभी तक? बोल रहा है कि बॉर्डर तक लेके जाएंगे, उसके बाद दूसरा राज्य से बॉर्डर बस में जाने का। ये देखें कि भीड़ का जमावड़ा ऐसा है कि थोड़ा सा वक्त मिलता नहीं है कि लोग सीधे उमड़ पड़ते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं दरकिनार ही रह जाती है ऐसे में, और कहीं ना कहीं ये मजबूरी है, बेबसी है। खाने को मिल नहीं रहा, कड़कती धूप है, बच्चे हैं साथ में, और यही परेशानी हर एक मजदूर के लिए बनी हुई है। चाहे लॉकडाउन 3 में भी इसकी चर्चा हुई, लेकिन लॉकडाउन 4 के पहले चरण के पहले ही दिन जो है स्थितियां वैसी की वैसी हैं जैसे पहले बनी हुई थी, यानी ढाक के 3 पात की ही कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई। चर्चा के लिए मेरे पास इतना ही वक्त है, लेकिन चर्चा से हटकर हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर राज्यों में आपसी समन्वय बेहतर हो, अगर केंद्र के साथ सिर्फ राजनीतिक छींटाकशी ना होकर के कुछ सकारात्मक संवाद हो, तो ये मजदूर अपने घर पहुंच पाएंगे। और फिलहाल हमारे लिए यही प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच दिल्ली के कालिंदी कुंज से खबर आ रही है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में लॉकडाउन 4 के पहले दिन गाड़ियों की भारी भीड़ लग गई है। इस वक्त हम कालिंदी ब्रिज पर मौजूद हैं। ये वो जगह है जो नोएडा को साउथ दिल्ली से जोड़ता है और साउथ दिल्ली को नोएडा से। लेकिन यहाँ सुबह की तस्वीर आप देखिए तो किस तरीके के हालात हैं। जहाँ तक भी कैमरे की निगाह से आप देख सकेंगे, वहाँ तक आपको लंबा ट्रैफिक जैम नज़र आएगा। दरअसल लॉकडाउन 3 कल ही ख़त्म हुआ है, आज से लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है, और अभी तक जो गाइडलाइंस है सरकारों की तरफ से वो नहीं आई, क्योंकि राज्य सरकार को ये डिसाइड करना है कि अब क्या चीज़ें खोली जाएंगी और क्या नहीं की जाएंगी। अभी तक वो गाइडलाइन आई नहीं है, सुबह का वक्त है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर निकले हैं। आपको बता दें, इसमें ज़्यादातर लोग साउथ दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाले लोग हैं, या फिर जो फरीदाबाद से नोएडा जा रहे हैं। ये लोग लॉकडाउन 3 के ख़त्म होने के बाद आज आप दफ्तरों के लिए निकले हैं। लेकिन एक तस्वीर आपको दूसरी दिखाते हैं। नोएडा जो पुलिस है वो बॉर्डर पर तैनात है, और उनका ये कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं है किसी को भी बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए। उनको साफ तौर पर जो पहले आदेश दिए गए थे उन्हीं आदेशों को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया था कि जिनके पास ई पास है, यानी कि ज़रूरी पास है, उन्हीं को ही बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाएगा। कहाँ जाना था भैया? कंपनी जाना था, मालिक ने बुलाया। कहाँ है कंपनी आपकी? ये ग्रेटर नोएडा में। हाँ, तो वहाँ पे जाना था सैलरी पैसे के लिए बात। कितने दिनों बाद निकले हैं आज? 2 महीने हो गए ज़्यादा ही। सैलरी लेने निकले थे? हाँ। तो क्या बोल रही पुलिस? कह रहे पास दिखाओ, पास है नहीं। तो सर कार्ड से जाना था, तो मतलब पास की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, पहले भी तो पास मांगा जा रहा था ना। रोटी के लिए निकला है, रोजी रोटी के लिए, वो घूमने के लिए थोड़ी निकला है यहाँ पर। और इस बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए कि राज्य खुद से किसी भी तरह की छूट नहीं दे सकते। केंद्र ने साफ किया है कि हालात के मुताबिक राज्य जरूरत पर पाबंदी लगा सकते हैं। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, यानी गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि राज्य अपनी तरफ से कोई छूट नहीं दे सकते। हाँ, अगर स्थिति ऐसी लगती है उन्हें कि कुछ पाबंदियां लगानी है तो वो जरूर कर सकते हैं।
देखिए, यहाँ पर गृह मंत्रालय ने कुछ प्रतिबंधित जो चीजें हैं उनकी सूची जारी की थी, जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, उसके अलावा सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन। तो इस तरीके की चीजों पर कोई भी छूट राज्य अपनी ओर से नहीं दे सकते। इसके अलावा अन्य चीजों पे, अन्य आर्थिक गतिविधियों पे अगर राज्य को लगता है कि पाबंदी लगाई जानी चाहिए या छूट दी जानी चाहिए, तो परिस्थिति के हिसाब से उनको निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार है। एक तरीके से इस आदेश में राज्य और केंद्र के जो अधिकार है उसको यहाँ पर साफ कर दिया है, जो लॉकडाउन 4 के तहत कल यहाँ पर जारी हुए थे। जी, तो अमित पांडे ये जानकारी हमें दे रहे हैं कि एमएचए की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है और गृह मंत्रालय ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि राज्य अपनी तरफ से कोई अतिरिक्त छूट नहीं दे सकते हैं। उन्हें गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। हाँ, अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि कुछ पाबंदियां लगानी है तो पाबंदी लगाने के लिए राज्य स्वतंत्र हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 5 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ईएनटी SMHS हॉस्पिटल के 3 और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का 1 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिला। एक महिला मरीज का इलाज करने पर डॉक्टरों में कोरोना फैला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आर्थिक सुधार पर मंत्री समूह की बैठक चल रही है। अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, पीयूष गोयल इस बैठक में शामिल है। बैठक में अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा हो सकती है। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता विक्रांत यादव जुड़ गए हैं। विक्रांत, किस तरह से देखा जाए, कितनी अहम है ये बैठक? देखिए, बिल्कुल काफी अहम बैठक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बनाया गया था, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस समय उनके घर पर गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, हरदीप पुरी, निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंच चुके हैं। करीब 10-15 मिनट पहले वो लोग पहुंचे थे और बैठक शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि आर्थिक सुधारों को लेकर ये बैठक है, क्योंकि एक बड़ा पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज केंद्र सरकार ने जारी किया है। तो उस 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद किस तरीके से अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा और किस तरीके से कुछ और सुधारों की जरूरत है, इन सब चीजों पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक है। और निश्चित तौर पर कोरोना के समय में अर्थव्यवस्था को किस तरह से रफ्तार दी जाए, इस चीज को लेकर के सरकार चिंतन कर रही है और ये बैठक में उसी सब चीजों पर विचार किया जाएगा। शुक्रिया आपका विक्रांत। इस बीच पिछले 24 घंटे में देश में अब तक सबसे ज्यादा 5,242 मरीज सामने आए हैं। वहीं 157 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना के अब तक 96,169 मरीज सामने आए हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 36,824 लोग ठीक भी हुए हैं। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 38% से ज्यादा है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में है। यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मरीजों की तादाद 33,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है। यहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यहां 11,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा यहां 10,000 के पार पहुंच चुका है। 5वें नंबर पर राजस्थान है। कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है। कोरोना के मरीज यहाँ 14,86,000 से ज्यादा हो चुके हैं। रूस दूसरे नंबर पर है। मरीजों की संख्या यहाँ 2,81,000 के पार है। ब्रिटेन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 2,44,000 के पार पहुंच गई है। ब्राजील चौथे नंबर पर है। कोरोना के मरीजों की तादाद 2,41,000 से भी ज्यादा है। और 5वें नंबर पर स्पेन है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 2,30,000 के पार है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के इंदरगंज में एक मकान में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे आग का शिकार हो गए। मकान के नीचे पेंट की दुकान में आग लगी, जिसने तेजी से फैलते हुए पूरे मकान को चपेट में ले लिया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल और प्रशासन के लोग मौजूद हैं।
तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और भयंकर आग लगी है ये। हम आपको बता दें कि ग्वालियर के इंदरगंज में एक मकान में ये भीषण आग लगी है। 6 लोगों की मौत हो गई है। 3 महिलाएं और 3 बच्चे इस आग का शिकार हो गए। जो 6 लोग जिनकी मौत हुई है उनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। मकान के नीचे दरअसल पेंट की दुकान में आग लगी, जिसने तेजी से फैलते हुए इस पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल और प्रशासन के लोग मौजूद हैं, लेकिन आग कितनी भयानक है ये आप आग की उठती लपटों से अंदाजा लगा सकते हैं। और पूरी तरह से इमारत में धुआं भरा हुआ